तो बच्चों हम लोग जो अभी ये कर रहे हैं ये है चैप्टर सेल डिविजन, बेसिकली कॉल्ड सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सेल डिविजन, बट इसमें सेल साइकिल का भी एक छोटा सा पार्ट है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, चल तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम लोग मार्किंग करते हैं और यहाँ पर मार्क करके, और हर एक चीज़ का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आई विल राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोट्स और यू कैन जस्ट मार्क इट एज इफ़ यू वांट, जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो या लिख के ले लो, आपके ऊपर है। नाउ सी, ऑल ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, दिस वाज पार्ट ऑफ सेल थियरी बाय श्लीडेन एंड शॉन, ये सबको पता होना चाहिए। सेल थियरी नाम की एक थियरी थी, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या था, ऑल ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम सिंगल सेल, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऐसा लिखा था वहां पे। ठीक है, एवरी न्यू सेल, दुनिया में कोई भी नया सेल बनेगा तो वो डायरेक्ट अपने आप ऐसे जादू से नहीं बनने वाला। एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले से कोई सेल था उसमें से नया सेल बनेगा, ये सबसे पहली पॉइंट थी। और वही उन्होंने बोला कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो शुरुआत उसकी जो है वो एक सिंगल सेल से होती है, जैसे हम भी हैं। तो ह्यूमन बींग्स में, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन सब लोग को मालूम है ये, कि ह्यूमन बींग्स वी स्टार्ट फ्रॉम विच सेल बच्चों, हमारी जो शुरुआत होती है पूरे शरीर के बनने की जो शुरुआत होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम वन सिंगल सेल, दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। क्या बोलते हैं उसको, जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट इज, वी नो जाइगोट इज मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं पहली बार, जो पहला सेल बनता है तो जाइगोट बनता है। और फिर वो जाइगोट से धीरे धीरे डिवीजन होते 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 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे सेल्स बनते 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 पूरा इंसान का शरीर, यानी द एंटायर बॉडी इज बेसिकली मेड, राइट। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ग्रोथ होता है यानी सेल की साइज बढ़ती है, रिप्रोडक्शन यानी कि उसमें से नए सेल्स बनते हैं। दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ cells as well as of living organisms, obviously. So cells reproduce by dividing into 2 or more cells. कोई भी सेल जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, by dividing into 2 or more cells. एक सेल का 2, मतलब एक सेल का 2 सेल बनेगा तो उसको हम लोग सेल का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे इंसान नए इंसान को जन्म देता है वैसे, राइट। The newly formed cells are called daughter cells. Now don't ask me why they are not called son cells. उनका नाम है डॉटर सेल, ऐसा बेटी बेटा नहीं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे जो पुराने जो एक सेल है वो ग्रो होगा, वो बड़ा होगा, फिर वो नया सेल प्रोड्यूस करेगा। इसको आप पैरेलल, यू कैन लुक एट इट इन दिस वे कि ह्यूमन बींग्स, राइट, एज अ ह्यूमन बींग आई विल बी बोर्न, आई विल ग्रो टू अ सर्टेन एज एंड देन आई एम केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अनदर ह्यूमन बींग, ऑफ कोर्स, राइट। दैट्स द आइडिया, यू हैव टू ग्रो टू अ सर्टेन एज टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। दैट्स द साइकिल ऑफ नेचर। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो नाउ व्हाट अबाउट सेल साइकिल, हर सेल की जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, सेल की जो लाइफ स्पैन है ना, दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर साइकिल वेर इट स्टार्ट्स, इट ग्रोज, इट डिवाइड्स एंड देन अ न्यू सेल इज फॉर्म्ड, है ना। फिर वो नया सेल भी स्टार्ट हुआ, फिर ग्रो हुआ, फिर डिवाइड हुआ, फिर नया सेल बना, फिर वो स्टार्ट हुआ, फिर ग्रो हुआ, फिर डिवाइड हुआ। यानी कि एक साइक्लिक तरीके से इसकी लाइफ स्पैन चलती है ना। अब इसमें कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो सेल तो मर जाता है, हाँ ओरिजिनल सेल है वो मर सकता है, बट नया सेल, सो दिस एंटायर साइकिल ऑफ लाइफ गोज ऑन एंड ऑन, दैट इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ द सेल साइकिल, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहले सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। ठीक है, डीएनए एज यू ऑल नो इज आवर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। हर सेल के पास एक उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यानी विकसित सेल, यानी कि डेवलप्ड सेल की अगर हम बात करें, तो उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। जैसे हमारे सेल में क्या होता है, डीएनए। सो आवर जेनेटिक मटेरियल, द वन दैट कंट्रोल्स आवर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अस
द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो हमारे पास जो डीएनए है उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि एक सेल से दूसरा सेल, नया सेल बन रहा है, तो उसको भी डीएनए चाहिए। तो उसको जो डीएनए है उसकी कॉपी यानी कि रेप्लिकेट करके, कॉपी बना के नए सेल को देनी पड़ेगी। इट्स लाइक व्हेन यू नो अ पेरेंट डाइज एंड गिव्स द प्रॉपर्टी टू द चाइल्ड, है ना। सब आपने घर बनाया और है ना स्कूटर खरीदा, फिर मरने के बाद ऐसा लिख के गया विल में कि मेरे बच्चे को दे देना, वैसा हो गया वो। तो यहाँ पर डीएनए इज बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल बाय मेकिंग अ कॉपी, राइट। सो दिस सीक्वेंस, ये जो पूरा सीक्वेंस है ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, अगेन जीनोम इज अनदर वर्ड फॉर genetic material. Genome is basically nothing but the another word for genetic material. So एक sequence है of events जहाँ पर सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करता है, यानी कि उसकी एक जेरोक्स बनाता है, दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल के उनको भी बनाता है, उनकी भी कॉपी बनाता है, और उसके बाद डिवाइड हो जाता है इनटू डॉटर सेल्स। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड सेल साइकिल। जैसे आपकी लाइफ साइकिल को कोई पूछे तो आप बोलोगे हाँ, हम पैदा होते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर हम पढ़ाई वढ़ाई करके डिग्री विग्री लेके नौकरी लेके शादी करते हैं, फिर नए दूसरे बच्चे हमारे न्यू ह्यूमन बींग्स पैदा करते हैं, फिर हम इवेंचुअली मर जाते हैं। ये हमारी लाइफ साइकिल है। वैसे यहाँ पर सेल की भी लाइफ साइकिल होती है। बात समझ में आ रही होगी। सो यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस, now this is a very very important question, extremely important question. DNA synthesis occurs during only one specific stage in the cell cycle. Now this specifically you have to know which phase are they talking about. वो क्या बोल रहे हैं, डीएनए का जो सिंथेसिस है, यानी कि डीएनए की जो बनाने की जो प्रोसेस है, वो सिर्फ एक ही ऐसा स्टेज है सेल साइकिल का जिसमें होती है, जिसको हम कहते हैं एस फेज। क्या कहते हैं बच्चों? एस फेज। एस से कैसे याद रखना है आपको? ऑब्वियसली सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब एस। बात समझ में आ रही है? सिंथेसिस, किसी चीज को सिंथेसाइज करना मतलब उसको मैन्युफैक्चर करना, यानी उसको बनाना, ऑब्वियसली। सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल बीइंग कॉपीड occurs during which phase? S phase of the cell cycle. Now let's understand what are the phases of the cells. सेल की साइकिल, जैसे मैंने फिर से बताया, ये पैरेलल लेके चलना अपने दिमाग में। सेल साइकिल को समझने का सबसे अच्छा आसान तरीका बताता हूँ। अपने दिमाग में ये पैरेलल एक एग्जांपल लेकर चलना कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ में कैसे फेजेस आते हैं। स्टूडेंट वाला फेज, फिर तुम्हारा आएगा जैसे गर्लफ्रेंड वाला फेज, फिर शादी वाला फेज, फिर बच्चों वाला, है ना, माँ बाप बनने वाला फेज, वो आएगा। फेज आते हैं तुम्हारी लाइफ में। वैसे सेल की साइकिल में भी, कि उसकी लाइफ साइकिल में भी फेजेस आते हैं। बात आई होप समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को। तो यहां पर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की जो सेल साइकिल है उसके अंदर क्या क्या फेजेस होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहली चीज आपको जो नोट करनी है वो ये कि हर सेल अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, एवरेज 24 आवर्स में डिवाइड होता है। ऑल्सो रिमेंबर कि ऑल सेल्स आर नॉट द सेम टाइप। हमारे बॉडी में अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं तो ऑल सेल्स आर नॉट ऑफ द सेम टाइप ना। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा मसल का सेल अलग है, स्किन का सेल अलग है, बोन का सेल अलग है, ब्रेन का सेल अलग है ना। तो सारे सेल के लिए ऐसा आप फिक्स नहीं बोल सकते कि हर एक सेल 24 घंटे में मर के वापस नया सेल बनाता है, ऐसा नहीं। ये एवरेज ड्यूरेशन दिया आपको, ये बात समझ में आ रही है? एक एवरेज दिया हुआ है 24 आवर्स, ठीक है। So that is why this duration, this particular duration will vary from organism to organism and from cell type to cell type. अलग अलग टाइप के सेल अलग अलग टाइप में ये होते हैं। यीस्ट फॉर एग्जाम्पल, यीस्ट की पूरी सेल साइकिल 20 मिनट में कवर हो जाती है। कितने मिनट में? सॉरी 90 मिनट्स में। यीस्ट नाम का जो फंगस होता है, हमने ये फंगस के बारे में पढ़ा था, ऑब्वियसली हमको मालूम है कि यीस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। ये हमने पिछले इसमें देखा हुआ है, पिछले चैप्टर्स में। तो वहां पर यीस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। इट इज कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल, एंटायर साइकिल, सेल साइकिल इन 90 मिनट्स। 1.5 घंटे में उसकी पूरी सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। वैसे ही एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम होता है? ई कोलाई। उसकी सेल साइकिल बच्चों 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। कितने मिनट में? इमेजिन करो, शुरू से अंत तक उसका लाइफ साइकिल पूरा, यानी कि सेल साइकिल पूरा 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। नाउ सेल साइकिल एग्जैक्टली क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आई विल ड्रॉ दिस फॉर यू हियर। सो ऑन दिस सर्कल इफ आई से द सेल की ये पूरी जो साइकिल है इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको पहले तो दो फेजेस में डिवाइड करेंगे हम। ये जो पूरा भाग है यहां, ये बड़ा वाला जो हिस्सा है, दैट इज योर आई, यानी कि इंटरफेस। क्या नाम है इसका? इंटरफेस। इंटरफेस। और ये जो छोटा वाला हिस्सा है बच्चों, ये है आपका एम फेस। क्या नाम है इसका? एम फेस, है ना। जो बड़ा वाला है वो है इंटरफेस और जो छोटा वाला है वो है एम फेस। पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके सीखना है इसको। तो सेल की जो, जैसे हमारी पूरी जो लाइफ है, ठीक है, इसको हम अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं, वैसे ही सेल की साइकिल को हम इंटरफेस और एम फेस में पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ा येलो में दिख रहा है ये आपका इंटरफेस हो गया, और ये जो छोटा वाला ब्लैक में दिख रहा है ये आपका एम फेस हो गया। ये समझ में आ रही बात सबको? अभी इंटरफेस को फर्दर और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंटरफेस को फर्दर और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जी, देखो इंटरफेस को G1, S और G2 दिख रहा है। G1, S और G2। तो इंटरफेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और M जो फेज है, M यानी माइटोसिस या मियोसिस, उस पर अभी आएंगे हम लोग। इसको 4 भाग में डिवाइड किया। कितने? 4 भाग में। ठीक है, प्रोफेज, इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये मेनली हम लोग 4 की बात करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और एक जो 5वां यहां पर आपको दिया हुआ है वो है साइटोकाइनेसिस, विच इज बेसिकली द डिविजन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, नॉट ऑफ द मेन दिस थिंग। जो मेन ये 4 जो है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इसका इजी तरीका आप याद कर लो, पी मैट। कैसे याद करेंगे? पी मैट, है ना। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। स्पेलिंग बरोबर होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन समझ लो ध्यान से। मैं तोतला नहीं हूं, है ना, तो मैं बरोबर बोल रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, पढ़ते वक्त ध्यान समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलो, टेलो नहीं, हाँ टीलो, TELO इस यहाँ पे टीलो, टीलोफेज, टीलोफेज। नाउ लेट्स ट्राई एंड एनालाइज ईच ऑफ दीज फेजेस इन डिटेल। तो क्या क्या हमको समझ में आया, और एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या समझ में आया। सेल साइकिल, सेल साइकिल के 2 भाग, इंटरफेज, एम फेज। ठीक है, आप बोलोगे बरोबर है सर। इंटरफेस के 3 भाग, G1, S, G2, एकदम आसान हो गया। और M के, चलो M को भी मैं आपको और सिंप्लीफाई करके देता हूं। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। न्यूक्लियस का डिवीजन अलग से, ठीक है, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन अलग से। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों ये सबको? आई होप सो। अब न्यूक्लियस के डिवीजन को उन्होंने 4 पार्ट्स किए। ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि आपको 4 पार्ट्स पे ही फोकस करना है। कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है उसको उन्होंने साइटोकाइनेसिस बोला। अब ये काफी क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने ऐसे आपके लिए एक चार्ट यहां पर बना दिया। आप सिर्फ चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फटाफट मार्किंग्स करेंगे। जो फैक्चुअल चीजें हैं उनकी मार्किंग करेंगे कि भाई किसका जो नाम है, जैसे G1, तो G1 का मतलब क्या है ना। मेरे पास बहुत पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था मेरा, उसको मैंने एक बार पूछा G1 क्या है, तो बोलता है सर G1 मतलब लाइफ। कहा G1 मतलब यहाँ वाला G1, हिंदी वाला G1 नहीं, ठीक है, अलग ही उसका मतलब ही बदल दिया उसने, G1। बोला अरे वाह,
मतलब जीवन क्या है, बोलता है सर जीवन तो लाइफ होती है। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं भाई। क्या कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस है, फिर एम फेज है, ठीक है ना, ये पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो है, जो पूरी कंप्लीटली तो रॉन्ग नहीं है, थोड़ी सी रॉन्ग है। माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, ठीक है। एम का मतलब माइटोसिस भी हो सकता है बच्चों, और क्या हो सकता है, मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस दोनों पॉसिबिलिटी है। सो जरूरी नहीं कि माइटोसिस ही हो, ठीक है। यहाँ पर मियोसिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मियोसिस, ठीक है। सो इंटरफेस हो गया और एम फेस हो गया, ये तो दो हो गए। अच्छा, माइटोसिस या मियोसिस क्या है, अब ये नए शब्द हो सकते हैं आप लोग के लिए। तो माइटोसिस और मियोसिस बेसिकली टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। क्या है बच्चों, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इस चैप्टर का मेन फोकस ही यही है, समझना कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है। माइटोसिस एक अलग टाइप का डिवीजन है, मियोसिस एक अलग टाइप का डिवीजन है, ठीक है। तो एम फेज को माइटोसिस भी बोल सकते हो आप, या मियोसिस भी बोल सकते हो, नो डाउट। तो माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, काफी इन डेप्थ बात करेंगे। अच्छा, तो एम फेज क्या है, इट्स द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन हैपेंस। अभी पता चल गया, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस एक्चुअल सेल डिवीजन है, ठीक है। और इंटर मतलब क्या, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है या इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं। तो इंटरनेशनल मतलब दो कंट्री, आजकल अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रही है ना आजकल, तो आपको पता है जैसे इंटरनेशनल, तो इंटर मतलब दो चीजों के बीच में। तो दो डिवीजन के बीच में जो फेज आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। दो डिवीजन के बीच में जो फेज आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस, ठीक है बात। तो इट रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द टू एम फेजेस। इंटरफेस मतलब बिटवीन टू एम फेजेस। It is significant to note that the 24-hour average duration of a human cell, इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन कितने देर चलता है बच्चों, ओनली 1 आवर। तो 23 घंटे इंटरफेस होता है। आपने देखा होगा, मैंने ये डायग्राम बनाया, मैंने इसमें बड़ा जो सर्कल का पार्ट है वो किसको दिया था, वो इंटरफेस को दिया था ना। इंटरफेस को मैंने बड़ा हिस्सा दिया था, और एक्चुअली एम फेस को मैंने बहुत ही छोटा सा हिस्सा दिया था, है ना। तो यानी कि 24 घंटे की अगर सेल साइकिल है मेरी, तो उसमें 95% तो इंटरफेस ही चलता है। एक्चुअल 5% जो है वो 5%, यानी 1 घंटा, सिर्फ 24 में से 1 घंटा आपका एक्चुअल सेल डिवीजन चलता है। इसको अगेन कंपेयर करके देखो ह्यूमन बीइंग से। अभी एक फीमेल है, सपोज एक लेडी है, एक फीमेल है, उसकी पूरी लाइफ 60 साल है, 60 ईयर्स, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल रिप्रोडक्टिव पीरियड है, सपोज उसको 2 बच्चे हुए, तो 9 महीने 18 महीने हुए ना। तो 60 साल की उसकी लाइफ में एक्चुअल रिप्रोडक्शन कितने दिन हुआ, 18 महीने, सिर्फ 1.5 साल। भले उसकी लाइफ में अलग अलग फेज आए, बट वो जो रिप्रोडक्टिव फेज था वो कितना था, 1.5 साल का था, राइट। तो कोरिलेशन आप कर सकते हो, वैसा फंडा है, ठीक है। तो यहां पर मुद्दा यह है कि सेल, आप जिसे आपको जो तैयारी करनी है वो सेल डिवीजन की, 95% आप 2 साल तक पढ़ाई करते हो और 3 घंटे एग्जाम देते हो। समझ रहे आप, ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया ना, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। आप 2 साल क्या कर रहे हो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपका 10वीं का बोर्ड का एग्जाम हुआ, समझो आपका 10th का एग्जाम हो गया। तो आपने क्या किया, एग्जाम दी, फिर आपने 2 साल पूरी तैयारी की, वो आपका इंटरफेस था। आप वेट कर रहे हो, आप रोज थोड़ी पेपर लिख रहे हो, आप तो पेपर एक ही बार लिखोगे। तो वैसे यहाँ पर इंटरफेस में सेल तैयारियां कर रहा है, वो डीएनए की कॉपी बना के रख रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की कॉपी बना के रख रहा है, वो सब तैयारी कर रहा है पूरी। जैसे आप करते हो, हाँ मैं नोट्स बना लूँ, मैं रिविजन कर लूँ, मैं टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर लूँ, मैं पूरा सब तैयारी, प्रीलिम एग्जाम दे दिया, पेन सही रखा हुआ है, हॉल टिकट सही रखा हुआ, सब कुछ सही है, और फिर मैं लास्ट में 3 घंटे में काम करूंगा अपना। वैसे यहाँ पे होता है। तो 95% ऑफ द ड्यूरेशन द सेल इज जस्ट डूइंग व्हाट, प्रेपरेशन फॉर द डिवीजन। क्या कर रहा है सेल, प्रेपरेशन फॉर द डिवीजन। प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्यों इंपॉर्टेंट शब्द है, बिकॉज आपको पूछा जा सकता है कि इंटरफेस का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज प्रेपरेशन और प्रेपरेटरी फेज। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रेपरेशन और प्रेपरेटरी फेज। अभी एकदम काफी क्लियर हो गया होगा सबके दिमाग में, आई एम श्योर।
कि इंटरफेज जो है वो आपकी तैयारी है और एम फेज जो है वो आपका एक्चुअल डिवीजन है बच्चों। तो यू डू इट, यू अंडरस्टैंड इट लाइक एग्जाम की तैयारी एंड एक्चुअल एग्जाम। 3 घंटे की तैयारी, 3 घंटे का एग्जाम, 2 साल की तैयारी, राइट। सो एम फेज में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, वो तो मैंने यहां लिख दिया है, देखो न्यूक्लियस का डिवीजन। एम फेज में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मींस न्यूक्लियस, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कैरियो का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो वर्ड साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और काइनेसिस का मतलब डिवाइडिंग, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन एंड सेल का डिवीजन, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस जो है, इंटरफेस को मैंने दूसरा नाम क्या दिया, चलो फटाक से बताने का। इंटरफेस को मैंने दूसरा नाम दिया, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज। अच्छा, उसके बाद G1 फेज। तो G1 फेज का नाम क्या है, गैप फेज 1। क्या नाम है, गैप 1। G1 का मतलब लाइफ नहीं, G1 का मतलब गैप 1। एस फेज जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एस का मतलब क्या है, सिंथेसिस। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एस फेज, ये बताओ। एस फेज में क्या हो रहा है बच्चों, एस फेज में डीएनए की कॉपी बन रही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी रेप्लिका बनना, यानी कॉपी बनना। तो डीएनए की कॉपी अगर नहीं बनी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एस फेज इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। और तीसरा तो आपको पता है, G1 मतलब गैप 1 है, तो G2 मतलब गैप 2 हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो G1 फेज में क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल का मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई होता है, ग्रोथ होती है, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है, एस फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज, इसमें डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ये चीज आप नोटिस करेंगे, ये बार 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 रिपीट होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्या हो रहा है कि डीएनए का जो अमाउंट है वो हर सेल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है बच्चों, बिकॉज डीएनए की कॉपी बन गई। तो अभी क्या हुआ, सो फॉर एग्जाम्पल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C, देन इट इंक्रीजेस टू 4C। 2C का क्या हो गया, 4C, डबल हुआ ना। सो जैसे कि अगर हम लोग 2N क्रोमोसोम हमारे पास थे, 2N मतलब हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते। कितने होते हैं हमारे पास नॉर्मली, ह्यूमन बींग्स के पास क्रोमोसोम कितने होते हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर 46 इन नंबर, जिसको हम लोग 23 इंटू 2 यानी 23 पेयर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 23 पेयर्स, ठीक है। इस 46 को हम 2N डिनोट करते हैं। कैसा डिनोट करते हैं, 2N। तो मुझे बताओ N की वैल्यू कितनी हुई हमारे लिए, N की वैल्यू क्या हो गई, 23। तो कोई आपको पूछेगा ह्यूमंस के लिए N की वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियसली आप लिखोगे सीधा सीधा 23। हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए N की वैल्यू 23 है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग हमारे नॉर्मल सेल के लिए 2N की तरह डिनोट करते हैं। 2N का मतलब अभी आपको पता चल गया, क्या, 46। अच्छा, एनिमल सेल्स में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन चालू हो जाता है, ठीक है। G2 फेज में प्रोटीन्स बनते हैं और ग्रोथ कंटिन्यू होती है। क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं और ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो G1 में क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी कि सेल की ग्रोथ होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है प्लस ग्रोथ। सिंप्लीफाइड वर्जन हम गिविंग यू, है ना। दिस इज योर डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है यहाँ पे, मेनली डीएनए रेप्लिकेशन। एंड G2 में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन्स बनते हैं और साथ साथ ग्रोथ भी होती रहती है। तो ग्रोथ तो सब जगह हो रही है, अब देखो तैयारी हो रही है ना, ठीक है। तो ग्रोथ हो गई, ह्यूमन सेल्स हमारे 23। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम जाते हैं जरा। वैसे ये कॉन्सेप्ट आप सबने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, आई एम वेरी श्योर, और बेसिक सबको आइडिया है, फिर भी मैं पूरा बता देता हूं शुरू से। कॉन्सेप्ट ये है दैट आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं,
मैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की ही बात कर रहा हूँ जनरली, ठीक है। कोई भी बड़ा मतलब आप बोल सकते हो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन छोड़ो, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर लेता हूँ। तो सेल के 2 टाइप्स होते हैं मेनली। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेल मतलब कि मसल का सेल, स्किन का सेल, वो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब मैं इन जनरल बोल रहा हूँ 2 टाइप कौन से हैं देखो। एक होता है बॉडी सेल, ठीक है, और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल। समझ रहे बात को? एक वो टाइप का सेल होता है जिसमें आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है वो है। तो मेरे पास बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाले कौन से सेल है? स्किन के, बोन के, मसल के, नर्व्स के, सब सेल है अलग अलग। बोलो हाँ की ना, है ना? वो तो सब बॉडी सेल्स में आ गए। रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ होते हैं? तो आप बोलोगे सर मेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो टेस्टिस में होते हैं और फीमेल्स में ओवरी में होते हैं। सबको मालूम है मेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ होते हैं? टेस्टिस में, और फीमेल्स में ओवरी में। तो आप ऐसा बोल सकते हो द बॉडी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको अपन? ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक। क्या वर्ड बोलेंगे अपन? सोमैटिक। और रिप्रोडक्टिव को अपन क्या वर्ड बोलेंगे बच्चों? रिप्रोडक्टिव को अपन बोलेंगे जर्म सेल। क्या बोलेंगे? जर्म सेल। अब देखो कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा एक बार आपको ये आइडिया आ गया। सो वील कॉल देम सोमैटिक एंड जर्म सेल्स ऑब्वियसली। अब इनकी खासियत क्या है ध्यान से देखना। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं हमारे, इनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इनको मैं क्या बोलूंगा? 2n। क्या बोलूंगा? 2n। और हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं बच्चों, इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मैं इनको बोलूंगा n। बोलो हाँ कि ना? ये हो गए 2n, इनको बोलूंगा मैं n। जो 2n है इसके लिए बायोलॉजी में जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो है डिप्लॉइड। क्या वर्ड यूज करते हैं अपन? डिप्लॉइड। एंड द वन दैट इज n वी यूज द वर्ड हैप्लॉइड। क्या वर्ड यूज करते हैं? हैप्लॉइड। अच्छा अब देखना ध्यान से एक और चीज। जर्म सेल खुद डिप्लॉइड होता है। जर्म सेल, अगर जर्म सेल की मैं बात करूं तो वो डिप्लॉइड होता है, यानी कि उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। जर्म सेल प्रोड्यूसेस गैमिट्स। व्हाट डज इट प्रोड्यूस? गैमिट्स। नाउ गैमिट्स ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज, बट फिर भी बता देता हूं। गैमिट्स क्या होते हैं? जैसे मेल और फीमेल गैमिट्स अलग अलग होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल गैमिट्स आर स्पर्म एंड फीमेल गैमिट्स आर ओवम। मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। अब इनकी खासियत क्या होती है कि ये होते हैं हैप्लॉइड। कैसे होते हैं ये? हैप्लॉइड, यानी कि इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको हम n बोलेंगे, और इस n को हम बायोलॉजी में टर्म्स में क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो सेल रिप्रोडक्शन करने के काम आता है, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस में जो सेल्स होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं, फीमेल्स में ओवरी के अंदर जो सेल्स होते हैं जो ओवम बनाते हैं यानी एग, वो सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जर्म सेल्स। और जो नॉर्मल बॉडी के बाकी सारे कैरेक्टर्स बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। पहली बात, सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं माइटोसिस। अभी आपको इसे समझ में आ जाएगा। पहले मैंने कहा था माइटोसिस के साथ दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? मियोसिस, है ना? तो सोमैटिक सेल में हुआ तो माइटोसिस, जर्म सेल में हुआ तो मियोसिस। सेल डिवीजन के 2 टाइप किए हमने। एम बोला था, एम कैन स्टैंड फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस। कैसा जज करने का कि माइटोसिस हो रहा है कि मियोसिस? अगर सोमैटिक सेल में हो रहा है, बॉडी सेल में हो रहा है तो माइटोसिस,
जर्म सेल में हो रहा है तो मियोसिस। सिंपल। चलो अब यहां पे आ जाते हैं फटाफट। अच्छा, सम सेल्स, अभी नॉर्मली अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, एनिमल सेल्स की बात करें, तो सारे के सारे सेल डिवाइड अगर होते रहेंगे तो हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। ये तो लॉजिकल बात है। हर सेल बस ग्रो हुआ, डिवाइड हो गया, ग्रो हुआ, डिवाइड हो गया, तो इसमें तो इंसान अमर हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं। बहुत सारे ऐसे भी सेल है ना जो डिवाइड एक बार हो गए, एक बार बन गए, अब वो डिवीजन नहीं करते। जैसे कि हार्ट सेल्स है ना, या फिर कुछ ऐसे सेल्स हैं दैट विल डिवाइड ओनली ओकेशनली, ओनली व्हेन देयर इज इंजरी और डेथ। कुछ सेल मर गए, जैसे अभी मेरे को अगर सपोज स्किन पे यहां पे चोट लग गई तो कुछ सेल मर गए, है कि नहीं? कुछ सेल मर गए तो नए सेल बने, तो दैट इज डिवीजन। देयर आर सर्टेन सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर। G1 फेज के बाद ही उनका डिवीजन का जो साइकिल है वो बंद पड़ जाता है, टेम्पररी उसको वो लोग बंद कर देते हैं, एंड दे एंटर इनटू एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड द G0 फेज। कॉल्ड व्हाट? G0 फेज। क्या ये हर सेल के साथ होता है? आंसर है नो। ये कुछ सेल्स के साथ होता है। देयर आर सर्टेन सेल्स दैट डू नॉट एक्टिवली डिवाइड, ओनली दे जस्ट रिमेन इन द G0 फेज। जब जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड करेंगे, उनका वो फंडा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सेल डिवाइड करेंगे, दे विल रिमेन इनएक्टिव। जब जरूरत पड़ी तब वो लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। Now, in some reference books and all, you'll find it written that cells at G0 stage, if they lose control of division, they can turn into cancer cells. अगर G0 stage में loss of cell division का control, loss of control of cell division हुआ, तो वो क्या बन जाते हैं बच्चों? वो कैंसर सेल्स बन सकते हैं। ठीक है, चलो। सो नाउ आपको ये समझ में आ गया कि सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं। सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? माइटोसिस। जर्म सेल में जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। सो इंटरफेस में हम लोगों ने देख लिया G1, G2, S। G1 है, फिर S है, फिर G2 है, बीच में G0 भी आ जाता है अगर वो इनएक्टिव रहना चाहे तो। अच्छा, उसके बाद आता है M फेज। अब M फेज में ध्यान देना, जैसा कि मैंने कहा सोमैटिक सेल, माइटोसिस, जर्म सेल, मियोसिस। अब माइटोसिस मियोसिस का फर्क जरा समझते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस फॉर यू, तो ज्यादा फिर थियरी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। माइटोसिस में वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। मियोसिस में वन सेल डिवाइड्स इनटू 4 सेल्स। पहला तो ये सिंपल याद रखो, ठीक है? ये पहला पॉइंट है। बात समझ में आ रही सबको? माइटोसिस में 1 का 2 बनता है, मियोसिस में 1 का 4 बनता है। पहले तो ये ध्यान में रखो। माइटोसिस में क्या होता है? 1 का 2 बनता है, मियोसिस में 1 का 4। ये क्लियर? अच्छा, माइटोसिस किस में हो रहा था? तो अब आप फटाक से बोलोगे हाँ, माइटोसिस सोमैटिक में हो रहा था। किस में हो रहा था? कौन से टाइप के सेल में हो रहा था? सर सोमैटिक सेल्स में हो रहा था, यानी बॉडी सेल्स में हो रहा था। और मियोसिस किस में हो रहा था? सर जर्म सेल्स में हो रहा था। ये भी पता चल गया। ये होता है सोमैटिक सेल्स में, ये होता है जर्म सेल्स में। बोलोगे ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड सेल्स बनाते हैं, है ना? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ध्यान से जरा देखना क्या फंडा है। यहां पर 2n 2n 2n। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है? मतलब डिप्लॉयड वाला एक सेल था, उसने 2 नए सेल बनाए, वो दोनों डिप्लॉयड निकले। बात समझ में आई? तो यहां पर इसके पास 46 था, पहले इसने डबल किए अपने क्रोमोसोम, 92 किए, क्योंकि S फेज में डबल किए ना।
एस फेज में कॉपी बनाई ना, तो 92 कर लिए, फिर इसको भी 46 दिए, इसको भी 46 दिए, तो मतलब दोनों को क्या दिया उसने, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया। क्या दिया, इक्वल नंबर, आधा नहीं, इक्वल दिया दोनों को, जितना उसके पास था उतना ही दोनों को दिया। बोलो हाँ कि ना। So it's like, okay, if a father has like 10 lakh rupees and he has two sons, he will not give 5 he will not give 5 he will first invest that 10 lakh, उसको डबल करेगा, 20 लाख बनाएगा, फिर दोनों को 10 देगा। समझा, ऐसा हुआ। Okay, so here again see, so if this cell had 46 chromosome, it will first double it and then divide them into the two daughter cells. तो इससे फायदा क्या हुआ, समझ में क्या आया आपको, इसमें जो ओरिजिनल नंबर था वही सेम ओरिजिनल नंबर बाकी दोनों सेल्स को भी मिला। बोलो हाँ कि ना। जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था वही ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाकी दोनों सेल्स को भी मिला। पर मियोसिस में क्या हो रहा है, 2n का 4 सेल बन रहा है बच्चों, तो n n n n, यानी कि ये जो डिप्लॉयड सेल था इसने 4 को n n n n दिया। क्यों, देखो फिर से सेम फंडा, ये पहला इसको डबल करेगा, क्योंकि एस फेज में डबल होता है, ये तो सबको पता है यार, अभी तो 4 बार बता दिया। एस फेज या सिंथेसिस फेज में क्या होने वाला है, जेनेटिक मटेरियल डबल होने वाला है। बोलो हाँ कि ना। तो जब ये डबल हुआ तो ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड दिस, ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। इसका डबल करके देखो, 4n हुआ ना, फिर इसको 2 दिया, इसको 2 दिया, इसका भी डबल करके देखो, 4n हुआ ना, तो 4 को n दिया। फर्क समझ में आ गया। हाँ, सो यहां पर क्या पता चला कि 1 डिप्लॉयड सेल gave rise to or gives rise to 2 डिप्लॉयड सेल्स। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि भाई शुरू में भी डिप्लॉयड था और बाकी जो नए बने वो भी डिप्लॉयड ही थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और यहां पर 1 डिप्लॉयड सेल gives rise to 4 haploid cells। समझ में आई बात, देखो मस्त एकदम। डिप्लॉयड का क्या बन गया, यहां पे 1 का 4, 1 का 2, ये क्लियर। फिर 1 से ये डिप्लॉयड से डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, मतलब कहना है से इधर नंबर जो है ये इक्वल रहा। बोलो हाँ कि ना। और यहां पर मैं बोलूं तो नंबर आधा हो गया, यानी रिड्यूस हुआ। बोलो हाँ। तो यहां पर माइटोसिस का दूसरा नाम इक्वल यानी इक्वेशनल, और मियोसिस का दूसरा नाम क्या होगा, ये तो कोई गधा भी बता देगा अभी, ये होगा रिडक्शनल। बोलो हाँ कि ना। गया भेजे में सबके, आई होप सो। बहुत ही आसान। माइटोसिस में क्योंकि नंबर सेम रहा तो इक्वेशनल, और मियोसिस में आधा हो गया, कम हो गया, तो रिडक्शनल। तो रिडक्शनल, एकदम सिंपल, क्लियर। अब ये सब समझने, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अब फटाफट याद हो जाएगा सब पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट आई होप सबके दिमाग में क्लियर हो गया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो एम फेज में जो इक्वेशनल डिवीजन है वो माइटोसिस से रिलेटेड है। इक्वेशनल डिवीजन है वो। अब मैं इक्वेशनल वर्ड बोला तो आप समझ जाओगे फटाक से कि हाँ सर ये माइटोसिस की बात। टू अंडरस्टैंड माइटोसिस हमने उसको दो स्टेजेस में डिवाइड किया, हमको मालूम है। कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर एंड साइटोकाइनेसिस दैट इज सेल, पता चल गया। और कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 स्टेजेस कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैंने शॉर्टकट क्या दिया, पीमैट। क्लियर, अब याद हो गया पूरा। अच्छा, प्रोफेज
फर्स्ट स्टेज है. इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट फेज, ऑल्सो द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा चलने वाला फेज है. ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस कौन सा बच्चों? प्रोफेज है. क्या होता है इसमें? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है. क्या होता है बच्चों? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. अब ध्यान से जरा समझते, सुनते समझते क्या होता है. ये रहा आपका सेल, ये रहा आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए है वो ऐसा होता है, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, वो एक थ्रेड मतलब एक धागे के तरह होता है जो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है. धागा ऐसे मतलब खोल के ऐसे क्या बोलते हैं ना, ऐसा गुचड़ पुचड़ करके रखा हुआ है. बात समझ में आ रही है? धागा ऐसे खुल के, जैसे आपके ईयरफोन्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं ना, इन अ वेरी एंटेंगल्ड फॉर्म वो ऐसे रखा हुआ है. तो हमारा जो डीएनए का थ्रेड है, डीएनए इज लाइक अ थ्रेड. हमारा डीएनए कैसा दिखता है? थ्रेड के जैसा दिखता है. तो आपके ईयरफोन्स के साथ जो हालत होती है ना कि वो एक के अंदर एक घुस जाते हैं ऐसे, तो वो जो आपका डीएनए का थ्रेड है वो भी नॉर्मली सेल के अंदर कैसा होता है? न्यूक्लियस के अंदर वो ऐसे घिचड़ पुचड़ ऐसा थ्रेड के जैसा होता है. आई लाइक दिस वर्ड, घिचड़ पुचड़. हाँ, सो ये जो थ्रेड है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है ना, ऐसे बस फेंका हुआ है ऐसा लग रहा है. तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है? ये जो पूरा थ्रेड था ये ऑर्गेनाइज होने लगता है. क्या होने लगता है बच्चों? ये ऑर्गेनाइज होने लगता है. एंड उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं कंडेंसेशन. क्या वर्ड यूज करते हैं? कंडेंसेशन. यानी कि इमेजिन करो कि आपको मैंने ढेर सारा ऐसा थ्रेड दिया और ऐसा फेंक दिया उसको, ऐसा मतलब फैला दिया, और आपको बोला कि इसको ऑर्गेनाइज करो. तो आप क्या करोगे? इमेजिन करो वो पतंग उड़ाने वाला जो मांझा होता है ना, थ्रेड, वो ऐसे फेंका हुआ है. तो आप क्या करते हो उसको लॉजिकली? आप एक कोई लकड़े का वो लेते हो, क्या बोलते हो आप? फिरकी, है ना. सपोज आप कोई ऐसी चीज आप लोगे और आप वो धागा लोगे और उसको आप इसके ऊपर क्या करोगे? पूरा वाइंड करोगे. तो अब वो ऑर्गेनाइज हो गया. बोलो हाँ कि ना? पहले फैला हुआ था, अब उसको लेकर मैंने एक पूरा अच्छे से पूरा बांध दिया, तो वो क्या हो गया? अब वो कंडेंस हो गया. पहले ज्यादा जगह ले रहा था, अब वो कंडेंस भी हो गया और वो ज्यादा ऑर्गेनाइज भी हो गया. बोलो हाँ कि ना? तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज. तो पहले जो हमारे पास तो जेनेटिक मटेरियल था, जो क्रोमोसोमल मटेरियल था, वो क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में था. किसके फॉर्म में था बच्चों? क्रोमैटिन थ्रेड. वो जो धागा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन. और उस क्रोमैटिन का जब कंडेंसेशन होने लगता है तो यहां पर ऐसा लिखेंगे अपन, क्रोमैटिन बिकम्स क्रोमोसोम. क्या बोलेंगे अपन? क्रोमैटिन बिकम्स क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमैटिन बन जाता है क्रोमोसोम. बात समझ में आ रही सबको? आई होप सो. क्रोमोसोम इज थिक, क्रोमैटिन इज थिन. क्रोमैटिन पतला थ्रेड है, पर वो लेके मैंने कंडेंस करके उसका एक गुच्छा ऐसा बड़ा सा बना दिया, तो उस गुच्छे को मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं क्रोमोसोम बोलता हूं. ठीक है, मान लिया. चलो, again as I mentioned, for especially for us, for Indians, the best example is manja and firki. So if the manja is spread out, it looks very ऐसा unorganized, but if I take the firki and I wind it on that, like हाँ, ये तो छोटा बंडल हो गया अपना. हम बचपन में बहुत करते थे, ये पतंग उड़ाने जाते थे तो कोई भी ऐसे कागज का ऐसा कुछ लेके और उसके ऊपर पूरा वो मांझा ऐसा वो रोल करके लेके जाते थे, है ना. आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे. सो यहां पर जो हमारा मटेरियल है वो कंडेंसेशन अंडरगो करता है. नाउ देयर इज अनदर सेल ऑर्गेनेल दैट यू मस्ट हैव स्टडीड अंडर द चैप्टर ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द सेंट्रोसोम. ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो अभी आएंगे हम लोग उसका क्या रोल है. तो सेंट्रोसोम जो है, इट मूव्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. सो यू इमेजिन द सेल लाइक द अर्थ. तो अर्थ का कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे सेल का भी पोल होता है.
ठीक है। तो जो सेंट्रोजोम है ये अलग अलग दो ऑपोजिट पोल्स पे चला जाता है। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ, समरी अगर देखें, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस, क्रोमोसोम्स आर सीन, उन क्रोमोसोम्स के बीच में जो अटैचमेंट है दैट इज द सेंट्रोमियर, एंड जो दो पार्ट्स हैं वो क्रोमैटिड्स हैं। अब ये थोड़ा सा बच्चों को इनिशियली लगता है अजीब कि क्या है ये, क्या हो रहा है, समझाता हूं। ये था मेरा सेल, ये था न्यूक्लियस, ये था सेल, ये था न्यूक्लियस, ये था क्रोमैटिन थ्रेड। अब क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होकर बन गया ऐसा, जैसा मैंने बताया ना ऊन का गोला, आप वूल का गोला बनाओ कैसा दिखता है, ऐसा। तो ये मोटा सा ऐसा गोला बन गया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो, ये वर्ड आपको पता है, क्रोमोसोम। क्या बोलते हो इसको आप, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में जो सेंटर में लगा होता है वो है सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, सेंट्रोमियर। और ये जो दो है ना, दो हिस्से है ना, ये दो पार्ट है, बीच में किससे जुड़े हुए, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए। इन दो पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। तो आपको कोई पूछे कि ये क्या है ये सब, तो कैसे समझाएंगे, आप बोलेंगे शुरू में क्या था, क्रोमैटिन का थ्रेड था। क्या था, क्रोमैटिन का थ्रेड। फिर वो कंडेंस हुआ तो क्या बना, क्रोमोसोम। क्या बन गया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के दो हिस्से अलग अलग, उनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। दो अलग अलग हिस्सों को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। और बीच में वो दोनों हिस्से जहां पर मिलते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं जहां पे, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रोमियर। तो अगर आप फिर से अब ये देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। वो बोल रहा है भाई क्रोमोसोम्स आर सीन, दो क्रोमैटिड्स हैं अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। क्लियर, दो क्रोमैटिड है अटैच्ड है सेंट्रोमियर पे, ठीक है, ओके। सेंट्रोसोम moves towards the opposite poles of the cell. अच्छा, metaphase. Next phase is metaphase. The word meta means middle. The word meta means what? In between or middle. मिडल ये शब्द याद रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ध्यान से देखना, न्यूक्लियर एनवलप यानी कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो कंप्लीटली अब गायब हो चुकी है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी, सेल के न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो गायब हो गई। यानी कि अगर मैं यहां इसकी बात करूं तो ये वाली मेम्ब्रेन अब क्या हुई, गायब हो गई। चेक करो फिर से, देखो ये जो मेम्ब्रेन थी ये अभी पूरी चली गई, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। तो अभी क्या है, सिर्फ सेल की मेम्ब्रेन है और अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है अब वो क्या बन चुका है बच्चों, अब वो क्रोमोसोम बन चुका है। क्या बन चुका है, तो ऐसे दिखेंगे ना, ऐसे कितने दिखेंगे आपको, ऐसे कितने क्रोमोसोम दिखेंगे, तो ऐसे आपको 46 क्रोमोसोम तो नॉर्मली होते ही है ना, पर डबल हो चुके हैं। बोलो हाँ कि ना, ऑलरेडी बताया था डबल हो चुके हैं, तो टेक्निकली तो 92 क्रोमोसोम्स हुए ना। तो ये ऐसे आपको पूरी एक ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स दिखेंगे, ठीक है, जो पेयर्स में रहेंगे। तो अगर मैं 46 बोलता हूं तो आप उसको 46 नहीं, आप उसको 23 पेयर्स की तरह बात करेंगे। अगर मैं 92 बोलता हूं तो आप उसको 46 पेयर्स की तरह बात करेंगे। आई होप ये समझ में आ रही बात सबको। तो यहां पर हमारे पास क्रोमोसोम्स अब रेडी हैं, पर ये क्रोमोसोम्स अभी स्कैटर्ड है सेल में, है ना। और जो सेंट्रोसोम थे वो पहुंच गए दो अपोजिट पोल्स पे। तो पहले तो ये देख लो, दो अपोजिट पोल्स पे सेंट्रोसोम्स पहुंच गए जिन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे बनाने चालू किए। सेंट्रोसोम ने क्या किए, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने चालू कर दिए। और जो सारे क्रोमोसोम हमको मिले थे वो आ गए और सेल के इक्वेटर पे यानी कि सेल के सेंटर में आके अलाइन हो गए, लाइन से लग गए। बात समझ में आ रही है, सारे क्रोमोसोम्स कहां आ गए, सेल के
सेंटर पे आ गए। जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है वैसे सेल का भी क्या होता है बच्चों, इक्वेटर होता है। तो अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये मेरा एक सेंट्रोसोम है, ये एक सेंट्रोसोम है, ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जैसे सूरज में से किरणें निकलती है वैसे आप देखो, इमेजिन कर सकते हो। एंड लुक एट द क्रोमोसोम्स हियर, कैन यू सी द क्रोमोसोम्स, दे आर ऑल अलाइंड इन द सेंटर एट द इक्वेटर। दिस इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन, यानी इक्वेटर ऑफ द सेल। तो मैंने क्या वर्ड याद रखने बोला था, मेटा को मैंने क्या वर्ड याद रखने बोला था बच्चों, मिडल। तो आगे ना सेंटर में आगे ना सारे क्रोमोसोम, तो आपको याद रह जाएगा कि मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कहां आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। बोलो हाँ कि ना। सो क्रोमोसोम्स जो हैं, ठीक है, दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सेल साइकिल के कौन से फेज में या सेल डिवीजन के कौन से फेज में क्रोमोसोम्स आर व्यूड क्लियरली। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे मेटाफेज में दिखते हैं। कोई आपको पूछेगा भाई क्रोमोसोम हमेशा दिखते हैं क्या, नहीं, केवल मेटाफेज में सबसे साफ और क्लियरली दिखते हैं। ठीक है, अच्छा स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या था, जो दो क्रोमैटिड के बीच का स्ट्रक्चर था, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, ये वाला, इसको हम लोगों ने सेंट्रोमियर बोला था, करेक्ट। इसको हमने क्या बोला था, सेंट्रोमियर। उस सेंट्रोमियर पे भी छोटे छोटे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनका नाम है काइनेटोकोर। क्या नाम है इनका, काइनेटोकोर। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर। तो देखो यहां पर फिर से, ये रहा क्रोमैटिड, ये रहा दूसरा क्रोमैटिड, अरे शेप अजीब हो गया ना इसका, ये रहा क्रोमैटिड, sorry, yes, so you have, this is one chromatid, this is another chromatid, this is centromere, और इस सेंट्रोमियर पे छोटे छोटे डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। अच्छा, अभी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे, कैन यू सी दीज, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ रहे, आप नोटिस करेंगे तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाके किसको चिपक रहे, ये कोने से यानी पोल से आके सेंटर में जो क्रोमोसोम लगे हुए हैं उसको जाके पकड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है बात, ध्यान से देखो, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये जाके क्रोमोसोम के सेंटर पे जाके अटैच हो गए। कहां से निकले, ये पोल से निकले, और जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का बीच का पार्ट, उसमें जाके वो अटैच हो गए। क्या हो गए, अटैच हो गए। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो धागे जैसे जो स्ट्रक्चर है, इनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इनको हम लोग, स्पिंडल फाइबर। तो ये नए वर्ड्स हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो ध्यान से देखना है। दे आर द स्पिंडल फाइबर्स, है ना। काइनेटोकोर जो बने थे उधर आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर आके कहाँ अटैच होते हैं, काइनेटोकोर में। तो इसीलिए मेटाफेज में क्या क्या दिखता है, मेटाफेज में ऑल क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole। यानी कि इस तरह से एक पोल का क्रोमोसोम से अटैचमेंट थ्रू द स्पिंडल फाइबर। तो ये स्ट्रक्चर जब आपको दिखे, ये जो डायग्राम मैंने यहां पर मार्क किया, ये वाला, ये जब डायग्राम आपको दिखे ऐसा, जब सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे हैं, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, और स्पिंडल फाइबर इक्वेटर पे लगे हुए क्रोमोसोम से जाकर अटैच भी हो चुके हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम मेटाफेज कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरे जो स्ट्रक्चर है ये मेटाफेज में दिखता है, इसको हम कहते हैं माइटोटिक अपैरेटस। क्या कहते हैं बच्चों, माइटोटिक अपैरेटस। तो आपको कोई पूछे कि भाई माइटोटिक अपैरेटस क्या है, तो आप बोलोगे स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम एंड द सेंट्रोसोम्स जो बना रहे थे ना स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोसोम दोनों इस पे गए, और जैसे स्पाइडरमैन कैसे वो वेब छोड़ता है,
तो सेंट्रोसोम एक नॉर्थ पोल पे चला गया, एक साउथ पोल पे चला गया, और वो वेब यानी कि वो स्पिंडल फाइबर निकाल रहा है। स्पिंडल फाइबर जाके कहाँ चिपके, वो क्रोमोसोम जो सेंटर में पड़े हुए थे उनके काइनेटोकोर पे जाके चिपक गए। ये बात सबको दिमाग में है। कैन यू इमेजिन दिस होल थिंग हैपनिंग? आप इमेजिन कर सकते हो, ये सेल है, 2 सेंट्रोसोम्स हैं, इन्होंने क्या किए, स्पिंडल फाइबर रिलीज किए, और ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे जो क्रोमोसोम लगे हुए हैं सेंटर में, उसको जाके ऐसे चिपक गए। सबको ये बात समझ में आ गई? आई होप सो। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ तो यहां पर क्रोमैटिड्स जो है उनके जाके स्पिंडल फाइबर चिपक गए, एंड द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, जहां पर इक्वेटोरियल प्लेन में जाके वो लोग जहां पे अरेंज हुए थे ना, उसको बोलते हैं हम लोग मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं? तो ये जो प्लेन है, ये वाला, ये जो सेंटर में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटाफेज प्लेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। यस, so spindle fibers attached to kinetochores, and spindle fibers are attached to all the chromosomes of kinetochores of all the chromosomes. Then comes the third phase, that is the anaphase. अब यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। क्या होने वाला है देखो। The chromosome, each chromosome is split मतलब ब्रेक होगा। कैसे? क्रोमोसोम स्प्लिट होगा कैसे? जो स्पिंडल फाइबर लगे हुए थे, वो स्पिंडल फाइबर को अपन पुल करेंगे, तो वो जो क्रोमोसोम था वो ऐसा 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। एक नॉर्थ पोल पे चला जाएगा, एक हिस्सा साउथ पोल पे चला जाएगा। ऐसा करना क्यों जरूरी है? थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, ऐसा करना जरूरी क्यों है? हमने सारे क्रोमोसोम को अलाइन किया था, हम माइटोसिस कर रहे, हमको 2 अलग अलग सेल बनाने और दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना है। बात को समझो। हमको क्या करना है? हमको 2 अलग अलग सेल बनाने हैं और हमको दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना है। तो यहां पर जो क्रोमोसोम थे, देखो, ऐसी 46 और 46 ऐसे लाइन है ना, टोटल 92 थे। तो मुझे नए सेल को 2 नए सेल बनाने, 46 देने, बोलो हाँ कि ना? तो क्या करेंगे हम? ये जो स्पिंडल फाइबर लगे हुए थे ना, ये स्पिंडल फाइबर को खींचेंगे, और इसको इस तरह से खींचा जाता है, मतलब हम नहीं खींचते, वो सेल करता है खुद ही। इसको इस तरह से स्प्लिट किया जाता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से आधे ऊपर की तरफ चले जाते हैं और आधे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब क्या होगा? जब ये सेल आगे जाके डिवाइड होगा, तो अब ये 2 सेल बन चुके। अब जब ये सेल आगे जाके साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होगा, तो अब ये 2 सेल बन गए, तो इसके पास भी 46 और इसके पास भी 46 क्रोमोसोम पहुंच गए। ये पॉसिबल क्यों हुआ? कैसे हुआ? बिकॉज स्प्लिटिंग हुई क्रोमोसोम्स की एट एनाफेज। जब एनाफेज था तो क्रोमोसोम्स की क्या हुई बच्चों? स्प्लिटिंग हुई, डिवीजन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सो centromere of each chromosome remains directed towards the pole. ये ठीक है, फालतू है, आप सीधा इतना लिखो और इतना मार्क करो। Anaphase is characterized by following events: centromere split, chromatid separate, and chromatid moves towards opposite pole. Centromere split हुआ, chromatid separate हुए, और यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं आधे आधे यहाँ पर चले गए, आधे नॉर्थ पोल पे चले गए, आधे साउथ पोल पे चले गए। सही है? लास्ट जो है हमारा वो है टीलोफेज।
लास्ट है फेज। कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज कौन सा है? टीलोफेज। यहां पर क्या होता है, अब क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके। तो अब नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम किस फॉर्म में थे, याद है आपको? नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम क्रोमोसोम के फॉर्म में थे? नहीं सर, क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में थे ना। तो पहले क्या किया था, बहुत मेहनत करके वो पूरे धागे को कंडेंस कर करके क्रोमोसोम बनाया था। बोलो हाँ कि ना? अब उल्टा करना है, अब क्रोमोसोम को खोल के वापस धागा बना के दोनों अलग अलग सेल को दे देना है, यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड बनाना है। तो अब मैं बोल सकता हूं डीकंडेंस करना पड़ेगा। पहले बोला था कंडेंस करना पड़ेगा, अब क्या बोल रहा हूं, वर्ड देखो, डीकंडेंस करना पड़ेगा। सिंपल है, अब अलग अलग हो गए। तो अब जो है, जो सारे क्रोमोसोम जो आपके पास 46 क्रोमोसोम थे, अब वो वापस मिल गए, अब वो पूरा थ्रेड बन गया, क्रोमैटिन थ्रेड। अब वो अलग अलग क्रोमोसोम नहीं दिख रहे, अब वो पूरा एक अगेन वो गुचड़ पुचड़ वाला जो धागा था हमारे पास क्रोमैटिन वाला, वो बन गया। यहां पे क्या क्या होगा, क्रोमोसोम्स विल बिकम क्लस्टर, क्लस्टर मतलब गुच्छा, ग्रुप, एट द ऑपोजिट पोल्स, है ना। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हुआ था, याद है? फर्स्ट फेज में, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना शुरू हुआ था ना। अब वापस न्यूक्लियर एनवेलप भी बनाना पड़ेगा, तो न्यूक्लियर एनवेलप वापस बन गया। तो अब पूरे के पूरे दो अलग प्रॉपर न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियोलस भी बनेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनेगा। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी सेल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा क्या क्या होता है वो। बट ये दो मेन है, क्रोमोसोम्स वापस डीकंडेंस हुए और क्या हो गए, क्रोमैटिन थ्रेड बन गए और न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा फॉर्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये तो यहां पर आके हमारा खत्म हो गया कैरियोकाइनेसिस। यहां पे क्या खत्म हुआ हमारा, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन यहां पर खत्म होता है। समझो बात को, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म डिवीजन पे। सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, दैट इज साइटोकाइनेसिस। क्या करेंगे, दैट इज प्रोसेस इज साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या किया, सेग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लियाई किया, जिसको हम लोग ने कैरियोकाइनेसिस बोला, और अब साइटोप्लाज्म का सेग्रीगेशन करेंगे, जिसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस बच्चों। अब साइटोकाइनेसिस दो तरीके से हो सकता है, ध्यान से देखना, अगर बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है, कुछ भी इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। साइटोकाइनेसिस दो तरीके का हो सकता है। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। क्या फर्क है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? सबसे मेजर फर्क क्या है, इनके पास सेल वॉल होती है और इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ, इतने डिटेल में बात की है इसके ऊपर यार, सबको मालूम है ये। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, और फंगाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, फंगस की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, चिटिन, काइटिन। तो प्लांट में सेल प्लेट बनती है फॉर साइटोकाइनेसिस। क्या बनती है बच्चों, सेल प्लेट बनती है फॉर साइटोकाइनेसिस। और एनिमल सेल में फरो बनता है। क्या बनता है, फरो बनता है फॉर साइटोकाइनेसिस। So, in plant cell, there is something called as a cell plate that is formed for cytokinesis. In animal cell, there is something called as a furrow that is formed for cytokinesis. Let's understand what that means. ठीक है, तो प्लांट सेल है जिसके पास सेल वॉल है, ठीक है, और ये अंदर की उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहां पर अब दो न्यूक्लियस बन चुके, दोनों न्यूक्लियस 2n2n वाले बन गए। तो ये जो सेल वॉल है ना, ये क्या करेगा, ये एक्सटेंड होगा धीरे धीरे थ्रू द सेल। तो ये जो एक्सटेंशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल प्लेट। सेल वॉल की जो एक्सटेंशन है, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो हिस्सा है अब ये अलग हो जाएगा, यहां से इतना पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा और ये दो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी अपनी अलग सेल वॉल होगी, अलग न्यूक्लियस होगा,
अलग मेम्ब्रेन होगी, इसकी अपनी अलग सेल वॉल होगी, अलग न्यूक्लियस होगा, अलग मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ये सेल प्लेट के फॉर्मेशन से हुआ। एनिमल सेल में इट इज इंटरेस्टिंग, सपोज दिस वाज वन बिग एनिमल सेल इन विच नाउ 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म। तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस तो जनरली रहते नहीं है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड है, इसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड, मतलब यहाँ हमारा टीलोफेज खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक फरो बनेगा, फरो समझते हो, देखो फरो बोले तो ऐसा, मतलब जो सेल की मेम्ब्रेन थी उसके अंदर एक छोटा सा इंडेंटेशन बनेगा, इंडेंटेशन ऐसा एक खड्डा बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फरो। फिर वो फरो जो है ना वो बड़ा होते जाएगा, फरो जो है वो बड़ा होते जाएगा, और वो बड़ा होते 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 क्या होगा, वो गहरा होता जाएगा वो खड्डा। तो पूरा का पूरा जो सेल है वो अब 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्लांट सेल में सेल प्लेट बनेगी, एनिमल सेल में फरो बनेगा। चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय फरो, फरो डीपेंस एंड डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू 2। प्लांट सेल में wall formation starts in the center and grows outward to meet the existing lateral walls. This process or this initiator or precursor is called the cell plate. Cell plate represents the middle lamella between the walls of 2 adjacent cells. 2 अलग अलग बाजू बाजू के सेल के बीच में जो वॉल दीवार होती है, जैसे आपके और आपके पड़ोसी के घर के बीच की जो कॉमन दीवार है उसको क्या बोलते हो, वॉल है ना, फेंस, जो भी बोलना है। वैसे यहाँ पे 2 सेल के बीच की जो कॉमन दीवार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मिडल लैमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला। तो सेल प्लेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, इन सम रेयर ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस तो होता है, यानी न्यूक्लियस तो स्प्लिट होता है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस तो स्प्लिट हो गया पर सेल स्प्लिट नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल फॉर्म होगा। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि एक ही सेल था, सेल तो स्प्लिट हुआ ही नहीं, बस न्यूक्लियस स्प्लिट होके वहां पे प्रोसेस बंद हो गया, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। ये क्या है, ये कोकोनट वाटर है ना, नारियल का पानी। नारियल का पानी क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, यानी कि सिंसीशियम जिसको हम लोग बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछले इसमें बताया फंगाई के केस में, सिंसीशियम। नाउ माइटोसिस होता है, कैसे होता है देख लिया, होता है ये भी देख लिया, क्यों होना जरूरी है, माइटोसिस की जरूरत क्या है। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन हैपेंस इन डिप्लॉयड सेल्स, ये मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में समझा दिया, अभी ये काफी क्लियर होगा सबको। माइटोसिस किस में हो रहा है बच्चों, ये डिप्लॉयड सेल्स में हो रहा है, ठीक है। व्हाई दिस इज हैपनिंग, माइटोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। मतलब 2n था तो वो डॉटर में भी, शुरुआत में 2n था, डॉटर में भी 2n है। बोलो हाँ कि ना, शुरुआत में 2n था, डॉटर में भी 2n है। तो आइडेंटिकल यानी इक्वेशनल बोला था इसको हमने। इससे सेल ग्रोथ होगी, राइट। इससे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी मेंटेन रहेगा, हर बार 2n का 2n ही बनता रहेगा माइटोसिस से, तो आधा नहीं हो रहा है, नॉर्मल रह रहा है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। अगर माइटोसिस नहीं होगा तो जो बॉडी के सेल्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं, चोट लग गई, तकलीफ हो गई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, इंजरी हुई, तो उससे जो डैमेज हो रहे हैं जो सेल्स, वो रिपेयर कैसे होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, है ना।
माइटोसिस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, प्लांट्स में जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। देन अपाइकल एंड लैटरल कैम्बियम which results in a continuous growth of plants throughout their life is also because of mitosis, right? माइटोसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा नहीं है, जो मिस हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ। माइटोसिस ऑल्सो हेल्प्स टू रिस्टोर और रादर मेंटेन द प्लॉइडी। माइटोसिस मेंटेन्स द प्लॉइडी, मतलब 2n का 2n ही है ना, तो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड है, तो वो हमारी प्लॉइडी जो है, हमारे नॉर्मल सेल्स की, रेगुलर बॉडी सेल्स की जो प्लॉइडी है, उसको मेंटेन करने का काम भी माइटोसिस कर रहा है। देन वी कम टू मियोसिस। मियोसिस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, ये जर्म सेल्स में होता है। ये एक जर्म सेल से 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। ये इतना याद रखना है मियोसिस के बारे में, ठीक है। अच्छा, सो देखो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस की जरूरत है, ऑब्वियसली। इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिविजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। मैंने इसलिए इसको क्या वर्ड दिया? मैंने इसको वर्ड दिया रिडक्शन डिविजन, है ना। क्या वर्ड दिया इसको मैंने? उसको मैंने वर्ड दिया इक्वेशनल, इसको क्या हमने नाम दिया? रिडक्शन डिविजन नाम दिया बच्चों। दिस काइंड ऑफ डिविजन इज कॉल्ड मियोसिस, है ना। हैप्लॉइड फेज, बिकॉज हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहे हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। इसमें क्या क्या होता है? अब मियोसिस जो है, ध्यान से देखना जरा, मियोसिस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल प्रोसेस सेम है, बट स्लाइट कॉम्प्लेक्सिटी कहां पे आती है देखना। मियोसिस को हम डिवाइड करते हैं इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले तो ये समझो, माइटोसिस तो 4 फेज में डिवाइडेड था बच्चों, बोलो हाँ कि ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सबको याद होगा अभी ये। मियोसिस को वी डिवाइड इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले ये समझ लो, ठीक है। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को फर्दर सब डिवाइड करना है इनटू प्रोफेज 1। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग और आसान है ये। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, क्या क्या आएगा? एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो मियोसिस 2 कोई गधा भी बता देगा यार, क्या होगा? सोचो। प्रोफेज, बोलोगे सर क्या रॉकेट साइंस बता रहे हो आप? क्या होगा बोलो? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। सेम ही है यार, सब कुछ सेम है। पर मैंने जानबूझ के यहां पर एक स्पेस, हाँ 1 में 1, 2 में 2, तो ये पूरी प्रोसेस 2 बार हो रही है। क्योंकि आप कॉमन सेंस अगर यूज करो तो आपको समझेगा यार, 2 की जगह 4 सेल बनाने हैं। पहले 1 के 2 बना रहे थे, अब 1 के 4 बना रहे, तो 1 का 2 फिर 2 का 4 ना, सही बात है। तो यहां पर ये फंडा है। यहां पर जो प्रोफेज 1 है ना, ये इंटरेस्टिंग है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। LZPDD, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। ये है अलग, ये कुछ अलग है, नया है, ध्यान से देखना। ये कुछ नया है, कुछ अलग है। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट फेजेस। बाकी सब कुछ पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस, कुछ नया नहीं है। तो हमको यहां पर सिर्फ प्रोफेज 1 पे ध्यान देना है, समझे बात? ध्यान से देखो क्या बोलता है वो। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, मियोसिस 2 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2। बोलोगे हाँ बरोबर है, सब कुछ तो सही है। तो अलग क्या है फिर? तो अलग है जो प्रोफेज 1 है ना, उसमें
5 स्टेजेस हैं। क्या है बच्चों? 5 डिफरेंट स्टेजेस, एंड दो स्टेजेस आर कॉल्ड लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये थोड़ा आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। कौन से 5 स्टेजेस है देख लो फिर से, और मेरे साथ साथ आप रिपीट करेंगे बिकॉज प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। अगर ध्यान नहीं तो गड़बड़ है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। फिर से एक बार देखते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इजी तरीका याद करने का, LZPDD। कैसे याद रखेंगे? LZPDD, सिंपल, राइट। अब हर एक स्टेज में जानते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज आता है। तो लेप्टोटीन स्टेज में, अच्छा प्रोफेज 1 में, तो प्रोफेज 1 तो हमको पता है सर, अभी मालूम है। प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है? क्रोमैटिन थ्रेड था, कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बन गए, तो पता ही है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, ओके। सेकेंड स्टेज जाइगोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है बच्चों? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये एक क्रोमोसोम बना, इसमें 2 क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमोसोम बना, इसमें भी 2 क्रोमैटिड। अगर ये दोनों क्रोमोसोम सिमिलर हैं, कैसे है ये? इनके बीच में क्या होता था? सेंट्रोमियर होता था, बराबर है। इनके बीच में क्या होता था? बीच में क्या होता था? सेंट्रोमियर होता था, ठीक है। तो अगर ये दोनों क्रोमोसोम सिमिलर हैं तो इनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये 2 और 2 ऐसे 2 क्रोमैटिड यानी टोटल 4 क्रोमैटिड से या मिलकर एक पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे। दिस इज नाउ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये नया हुआ, ये माइटोसिस में नहीं हो रहा था। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या हुआ देखो, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ, एंड दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। दिस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनेप्सिस। अच्छा, क्रोमोसोम का जो साइनेप्सिस हुआ, इसके साथ में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, which is a complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes, which is also called as a bivalent or a tetrad. Also called as a bivalent or a tetrad. ये देखो, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तो 2 क्रोमोसोम है, बाय मीन्स 2, तो 2 क्रोमोसोम को अपन क्या बोलेंगे? बाइवैलेंट। और क्रोमैटिड कितने? 1, 2, 3 और 4, तो इसको हम लोग टेट्राड भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? सही बात है। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, चेक करो, बाइवैलेंट और टेट्राड। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वो क्या है? बेसिकली 4 क्रोमैटिड है, इसको हम लोग टेट्राड बोलते हैं, या 2 क्रोमोसोम है तो बाइवैलेंट, दोनों एक ही बात है, बोल सकते हो आप। अच्छा, नेक्स्ट आता है पैक्टिन। कौन सा स्टेज आता है? पैक्टिन, ठीक है। नाउ पैक्टिन में 4 क्रोमैटिड्स बिकम क्लियरली विजिबल। 4 क्रोमैटिड है तो टेट्राड दिखता है, क्लियरली दिखता है, ओके, दैट इज पैक्टिन। नाउ हियर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। जो 2 क्रोमोसोम साथ में आए उनके बीच में सिमिलैरिटी होगी, ऑब्वियसली यार, 2 क्रोमोसोम साथ में आए तो उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी होगी, ये तो ऑब्वियस है ना।
तो उन सिमिलैरिटी वाले क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलॉगस क्रोमोसोम, पहली बात। दूसरा, उनके जो क्रोमैटिड्स हैं, 4 क्रोमैटिड्स भी हैं, तो ये जो ऑपोजिट वाले हैं ना, ये वाला और ये वाला है ना, ऑपोजिट साइड्स पे ना, एक ऊपर एक नीचे, इसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर। क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर। सेम क्रोमोसोम के तो सिस्टर, दूसरे के हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बात आई होप समझ में आ रही है। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से देखना, सुनना, समझना, बहुत मस्त है ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इन दोनों की हो गई पेयरिंग। क्या हो गई? इन दोनों की पेयरिंग, क्योंकि ये होमोलॉगस है, मतलब दोनों का शेप और साइज लगभग आप बोल सकते हो सेम था। बात को समझो, ठीक है। अब इमेजिन करना कि ये वाला ऐसे रेड कलर में है और ये वाला ऐसे ब्लू कलर में है। ये दोनों का शेप और साइज सेम है, बट जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस में क्या कर रहा हूं, मैं आपको रेड और ब्लू ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर कि क्रॉसिंग ओवर जब होने वाली है तो इन दोनों क्रोमोसोम्स का कुछ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा एक्सचेंज होगा। आप बोलोगे वो कैसे? इमेजिन करो कि अब ये जो 2 क्रोमोसोम हैं ये ऐसे हैं, पर क्रॉसिंग ओवर होने पर इसका कुछ हिस्सा और इसका कुछ हिस्सा एक्सचेंज हुआ। नाउ सम पोर्शन ऑफ दिस इज एक्सचेंज विथ सम पोर्शन ऑफ दिस। तो क्या मिला आपको मिला फ्रॉम ओरिजिनल न्यू कॉम्बिनेशन। इसको हमने क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बच्चों? क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक क्रोमोसोम था, इसका कुछ हिस्सा इसको मिला, इसका कुछ हिस्सा इसको मिला, तो एक्सचेंज हो गया। अब जो नया कॉम्बिनेशन है ये कंप्लीटली अलग है फ्रॉम द ओरिजिनल, बरोबर है। तो इससे फायदा क्या होगा? आप बोलोगे इससे फायदा क्या हुआ सर? आपके पास जो क्रोमोसोम्स थे उसमें कुछ सर्टन सेट ऑफ कैरेक्टर्स थे। क्या थे? सर्टन सेट ऑफ कैरेक्टर। व्हेन आई से कैरेक्टर्स मतलब आपकी हाइट, आपकी स्किन का कलर, आपकी नाक का शेप, आपकी आंख का कलर, आपके बाल का कलर। किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के काले होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो आपका जो क्रोमोसोम है ओरिजिनली, आपके फादर का कुछ एक क्रोमोसोम होगा, आपके मदर का कुछ एक क्रोमोसोम होगा, है ना। तो उनके बीच में अगर नए कॉम्बिनेशंस बने तो आपको नए सेट ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं, करेक्ट है। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? आपको नए सेट ऑफ कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे। आप आपके मम्मी और डैडी दोनों से थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हो, बट एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं दिख सकते ना। क्यों? क्योंकि थोड़े क्या आ जाते? वेरिएशन आ जाते। क्या आ जाते बच्चों? वेरिएशन। और वो वेरिएशन क्यों आते? बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये समझ में आई बात? बोलो हाँ कि ना। क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ही रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ही वेरिएशन होगा। नहीं तो क्या होगा? अमिताभ का बेटा अमिताभ, अभिषेक नहीं। क्योंकि नया क्या बना? कुछ नए फीचर भी तो चाहिए ना। बोलो हाँ कि ना। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कहाँ हो रहा है क्रॉसिंग ओवर? पैकेटीन स्टेज में हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको देखने मिलेगा ये कि पैकेटीन स्टेज में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो आपको कोई पूछे कि भाई जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज से क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उससे रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है? वेरिएशन होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमारे पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखते, हमारे थोड़ी नए कैरेक्टर्स बनते हैं। करेक्ट? अब ये पूरी प्रोसेस अपने आप नहीं होती, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड रिकॉम्बिनेज एंजाइम। हर प्रोसेस के लिए एक एंजाइम चाहिए, जैसे आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन में आपने देखा हुआ है, हर प्रोसेस के लिए एक एंजाइम चाहिए। करेक्ट? वैसे ही यहां पर भी एक एंजाइम चाहिए कॉल्ड recombinase. It leads to recombination of genetic material and it brings the homologous chromosomes together. This process is completed by the end of Pachytene, but the chromosomes are still together. मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ था, एक क्रोमोसोम यहाँ था, ये लोग साथ में आए, पेयरिंग हुई कहाँ पे? जाइगोटीन में। एक्सचेंज हुआ कहाँ पे? पैकेटीन में। अब ये लोग अलग होना शुरू होंगे, अब ये लोग अलग होना शुरू होंगे। तो अलग होना शुरू होंगे नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज कॉल्ड द डिप्लोटीन स्टेज। तो हमने देख लिया लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। अब हम लोग देख रहे हैं डिप्लोटीन। दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। आप नोटिस करेंगे मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर इनको यहां से जुड़ा हुआ दिखाया, देखो, है ना? तो ये जो साइट है ये यहां पर चिपके हुए, जुड़े हुए। तो ये जब अलग होना शुरू होंगे तो ये सब जगह से अलग हो जाएंगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ द क्रॉसओवर। बात समझ में आ रही है? दिस न्यू स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द कायस्माटा। क्या बोलते हैं इनको? जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कायस्माटा। एंड इसका कायस्माटा बनने के बाद जो फाइनल स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं डाइकाइनेसिस। तो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था LZPDD, लेप्टोटीन, पैकेटीन, सॉरी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा होता है। क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन। जैसे अगर ये पॉइंट पे वो जुड़े हुए, तो आप देखोगे तो ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये यहां पर जुड़े हुए, यहां से फ्री है, ऊपर से फ्री है, नीचे से भी फ्री है। तो ये जो है अब ये कायस्माटा, ये पॉइंट जो है ये कायस्माटा है, और यहां पर ऐसे अगर मैं इसको टर्मिनल तक लेके जाऊं, इस पॉइंट को मैं टर्मिनल तक लेके जाऊं फिर सेपरेट कर दूं, ध्यान से देखो, टर्मिनल तक लेके जाओ फिर सेपरेट करो, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। ये कब होता है? ये डाइकाइनेसिस में होता है ना? तो यहां पर तो हमारा प्रोफेज 1 खत्म हुआ। क्या हुआ? प्रोफेज 1 खत्म हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप भी चला गया, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जाना चाहिए। ये तो पहले भी देखा था माइटोसिस में, बोलो हाँ कि ना? प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना ही चाहिए। तो प्रोफेज जब खत्म हुआ तो उसके बाद ये, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम है। बस यहां तक आपको ध्यान देना था कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में 5 स्टेज है, तो उसमें सबसे खास चीज क्या हुई? नया क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्यों जरूरी था ये? क्योंकि मियोसिस क्या बना रहा है? गैमीट्स बना रहा है। गैमीट्स आर यूज फॉर व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा? नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, और नया ऑफस्प्रिंग आपको कैसा चाहिए? उसमें नए कैरेक्टर चाहिए। हर इंसान को ऐसा लगता है ना कि मेरा जो बच्चा, बेटा बेटी जो भी पैदा हो, he should look better than me, he should be more intelligent, he or she should be more intelligent, मेरे से अच्छा दिखे, मेरे से ज़्यादा स्किन अच्छी हो, मेरे से ज़्यादा उसके बाल अच्छे हो, मेरे से ज़्यादा अच्छी हाइट हो उसकी। हर इंसान को लगता है ना। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये क्रॉसिंग ओवर से कंट्रोल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। सो अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे अच्छे कैरेक्टर ही आते। ऐसा हो सकता है कि 2 लंबे माँ बाप है, उनका बच्चा नाटा रह गया, जरूरी नहीं है। ये लॉटरी जैसा है, कभी कभी अच्छे कैरेक्टर आते हैं, कभी कभी बुरे भी आ जाते हैं। हाँ, पता चला 2 नॉर्मल हेल्दी माँ बाप है, बच्चा रिटार्डेड पैदा हो गया, या उसको डायबिटीज हो गया, उसको प्रॉब्लम हो गई। ऐसा हो सकता है ना, होता है ना ऐसा। तो जरूरी नहीं कि अच्छे कैरेक्टर्स ही आए, बुरे कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। ये लॉटरी जैसा है, कभी भी किसी की अच्छी या खराब हो सकता है। ओके, उसके बाद मेटाफेज, इजी। मेटाफेज में इक्वेटर पे आ गया। अब ये पूरा रिपीट, आप बोलोगे सर आप पका रहे हो,
ठीक है, इक्वेटर आ गए, अच्छा स्पिंडल फाइबर आ गया, काइनेटोकोर पे अटैच हो गया, ठीक है सेम। एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अपने अपने पोल्स पे जाने लगे। टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया। इसको हम कहते हैं डायड ऑफ सेल्स, क्योंकि अभी 2 सेल बने तो क्या बोलते हैं, डायड। द स्टेज बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में हुआ इंटरकाइनेसिस। 2 सेल डिवीजन के बीच में इंटरफेज था, कंफ्यूज मत करना इसको। 2 मियोसिस के बीच में क्या होता है, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। मियोसिस 2 जो है, अब ध्यान से देखना, मियोसिस 2 मैं आपको इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। मियोसिस 2 जो है, इट इज एक्चुअली नथिंग बट same as mitosis. Meiosis 2 is nothing but mitosis. अगर आप देखेंगे meiosis 2 के पूरे स्ट्रक्चर को, अब जैसे प्रोफेज क्या हुआ, क्रोमोसोम्स बिकम इलोंगेटेड, इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल माइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर डिसअपियर हुई, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट बन गए। मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम एट इक्वेटर आ गए, ऑपोजिट पोल्स पे स्पिंडल आए, अटैच हो गए। एनाफेज में स्प्लिटिंग हो गया सेंट्रोमियर का, और टीलोफेज में 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम अगेन आ गए अपने अपने पोल्स पे, उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई। अब बोलोगे सर ये सारा तो आपने माइटोसिस में भी बोला था, करेक्ट। तो एक्चुअली यहां पर अगर आप देखो तो मैं आपको बताता हूं, मियोसिस 1 में क्या हुआ था। मियोसिस 1 में एक हैप्लॉइड सेल से एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बने, क्योंकि हाफ हुआ ना, ठीक है। और मियोसिस 2 में इसका 2 बना, N N, और इसका भी 2 बना, N और N। ये मियोसिस 2 है। तो यहां पर तो ये ऐसा हुआ ना, इक्वल हुआ ना, N का N रहा, 1 के 2 बने। तो आप बोलोगे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस, करेक्ट, यस और नो। तो एक्चुअल मियोसिस कौन सा है, मियोसिस 1 है। बात समझ में आ रही सभी बच्चों को, आई होप सो। जो एक्चुअल मियोसिस है वो एक्चुअल रिडक्शन हुआ, आधा हो गया, दैट वाज हैपनिंग इन मियोसिस 1 एंड नॉट इन मियोसिस 2। आई होप सो यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या था मियोसिस का, तो आपको अभी पता चल गया। क्रॉसिंग ओवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशंस। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई तो रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ तो वेरिएशन बने। तो इसलिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे थोड़ी अलग, थोड़े नए कैरेक्टर्स वाली पैदा होगी। क्यों होगी, बिकॉज वेरिएशन या क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन हुआ, किस में हुआ, मियोसिस में हुआ। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट बच्चों। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिविजन।